कुछ देर पहले तक उसे अरमान के साथ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब ये सुनने के बाद कि दादाजी और बाकी सब लौट आए थे तो वो खुश हो गई। आस्था मासूमियत से बोली, क्या वाकई दादाजी आ गए? हमें भी उनसे मिलना है। ऐसा कहकर आस्था दौड़कर अरमान की साइड से जाने लगी। अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती? तुम इस तरह से दादाजी के पास नहीं जा सकती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे सारे कपड़े भीगे हुए हैं? क्या तुम इस तरह से दादाजी के सामने जाओगी? जाओ, जाकर पहले कपड़े चेंज करो। अरमान की धमकी सुनने के बाद आस्था सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। अब अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे अभी समझ आ रहा था कि वो अरमान की बात ऐसे कैसे टाल सकती है। अरमान गुस्से से अपने कदम बढ़ाकर आस्था के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी तरफ देखो और बताओ, इस तरह से सिर झुकाकर क्यों खड़ी हुई हो? आस्था ने सिर झुकाए ही धीमे लहजे में जवाब दिया, जी वो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। जो नानी माँ ने कपड़े भिजवाए थे वो सिर्फ 2-3 जोड़ी ही थे और वो सब हमने धोने के लिए दिए थे, लेकिन वो अभी तक सूखे नहीं हैं। और ये कपड़े जो हमने पहन रखे थे ये आपने गीले कर दिए, तो हम कपड़े कैसे चेंज करें? आस्था बहुत भोलेपन से ये सारी बातें कह रही थी और इसलिए अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो गुस्से से अपने माथे पर लगातार रब करने लगा। अरमान तेज आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? बेवकूफ लड़की, फिर तुम्हें नींद से जगाने के लिए मैं ऐसा नहीं करता। अरमान दांत पीसते हुए आस्था को घूरने लगा, लेकिन आस्था डर के मारे एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी, मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था और वो अरमान की अदालत में खड़ी थी। अरमान अपने कमरे की अलमारी की तरफ गया और वहां जाकर उसने ढेर सारी साड़ियां देखी। उसने आस्था की तरफ पलटकर सख्त अंदाज में पूछा, तुम कह रही थी तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है। क्या तुम्हें कल ये साड़ियाँ अलमारी में नजर नहीं आई? अब आस्था की नजर भी उन फैंसी और महंगी साड़ियों पर गई जो उसने शादी की रात ही देख ली थी, लेकिन आस्था ने कभी भी साड़ी पहनी ही नहीं थी, इसीलिए उसने उसे छुआ भी नहीं। आस्था ने कहा, लेकिन मैं ये... आस्था की बातें उसके गले में ही अटक गई। अरमान ने पूछा, लेकिन मैं ये वो क्या? अगर तुमने ये कपड़े देख लिए थे तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? आस्था डरकर जल्दी से बोली, वो हमें ये साड़ियां पहननी नहीं आती हैं। अरमान शॉक्ड होकर बोला, क्या? जैसे ही अरमान ने ये सुना उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि सामने खड़ी हुई ये लड़की उसके पेशेंस लेवल को चेक कर रही थी। अरमान गुस्से से आस्था की ओर देखकर बोला, तुम सच सच बताओ, क्या सच में तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती है? तब आस्था ने एक बार फिर अपनी गर्दन मासूमियत से ना में हिला दी। तब अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। अरमान की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? जो कपड़े अरमान ने उसके ऊपर पानी डालने से गीले कर दिए थे, उन कपड़ों में वो पहले से ही सिमटी जा रही थी। उसने खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश की। उसकी हरकत देखकर अरमान शायद आस्था की सिचुएशन समझ गया और तेज आवाज में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैंने तुमसे क्या कहा? अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारो। मैं जानता हूं कि तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता है, ये तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं साड़ी पहनने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरमान के ये कहते ही आस्था के मन में उठ रहे ढेरों सवाल अब कम हो गए। आस्था मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, कितना बेशर्म आदमी है ये। उसने हल्की और धीमी आवाज में पूछा, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप साड़ी पहनते होंगे, फिर आपको साड़ी बांधना कैसे आता है? क्या अरमान सच में आस्था को साड़ी पहनाने में उसकी मदद करेगा? क्या आस्था उसकी जिद के आगे झुकेगी या अपने हक के लिए आवाज उठाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।